तो फ्रेंड्स, हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 कै के अनुसार कतिपय स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से अधिकतम कितने स्थानों का प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक से कितने स्थानों का प्रावधान किया गया है। तो देखो, ये एक्चुअल में जो नोट्स थे ये अपन ने यहाँ से पढ़ा था। 21 कै की अपन बात करते हैं। देखो 21 कै की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से मैक्सिमम 2 स्थान होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि 21 कै के तहत कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर विशेष अर्हता चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी नगर पालिका में ऐसे स्थान जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किए जाए, मतलब राज्य सरकार अवधारित कर सकती है अपने मन से कि कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु का है तो वो निर्वाचन का पात्र होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन बताई गई हैं कि SC ST पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए जो रिजर्व स्थान है वहाँ पर मैक्सिमम 2 स्थान किसी भी कारण से राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जा सकते हैं। तो यही आपका 21 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये B आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 22 की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन का उल्लंघन करने पर किसी भी उम्मीदवार को कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने देने का प्रावधान किया गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे बोला गया है कि जो यान होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं या फिर ध्वनि विस्तारक, मतलब जो भी लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है जब चुनाव होते हैं नगर पालिका में, तो जो यान है, व्हीकल्स हैं या ध्वनि विस्तारक जो है, लाउड स्पीकर्स हैं, तो उन पर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि इन शर्तों के तहत ही आपको ये काम करना है, इनका यूज लेना है। अगर उनका कोई उल्लंघन कर देता है, कोई भी इनका उल्लंघन करता है, तो उस उम्मीदवार को 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने देने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो ये मैंने जो आपको अभी मैं बताता हूँ, ये अपन ने यह लिखा हुआ है धारा 23 में कि यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंध है। ये धारा कौन सी है? 23 है। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर निर्बंधन आरोपित कौन करेगा? नगर पालिका राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और ऐसा व्यक्ति 6 वर्ष तक नगर पालिका में सदस्य नहीं चुना जा सकता। जो इनका उल्लंघन करता है ना, उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यहाँ पर 6 वर्ष तक इसको नगर पालिका में सदस्य नहीं चुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसको क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है या इसको कम कर सकता है। ये ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास पावर है कि ये 6 वर्ष का जो समय है ना, इसको 3 वर्ष भी कर सकता है या बिल्कुल हटा सकता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 23 वाले क्वेश्चन की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से नगर पालिका सदस्य नहीं चुना जा सकता। तो सबसे पहली बात है, अगर वह धारा 245 के अधीन अपराध का दोषी हो, सक्षम न्यायालय द्वारा किसी मामले में उसे 5 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई हो, उसकी 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हो, उपरोक्त सभी। तो किस वजह से सदस्य नहीं चुना जा सकता? तो ये तीनों कारण यहाँ पर जो दिए गए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपका बिल्कुल आंसर सही है। ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से वो चुना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। तो हम इसको देख लेते हैं फिर से। ये यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है कि धारा 24 में कि सदस्यों के लिए साधारण निर्हरता क्या है, किस वजह से नगर पालिका का सदस्य नहीं चुना जा सकता। तो एक सबसे पहला ऑप्शन था धारा 245 के अधीन अपराध हेतु दोषी हो, या फिर सक्षम न्यायालय द्वारा उसको 5 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई हो। ठीक है। एक यहाँ पर ये पॉइंट भी दिया हुआ है 2 से अधिक संतान हो, कब के बाद? 27 नवंबर 1995 के बाद। तो तीनों आपके बिंदु जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम बात कर लेते हैं धारा 24 की, क्वेश्चन नंबर 24 की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अगर निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाए या पदत्याग हो जाए या उसको हटाया जाए, तो फिर यहाँ पे 3 कंडीशन बताई गई हैं कि SC ST पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित स्थान उसी वर्ग से भरा जाएगा। बी वाला क्वेश्चन है, बी वाला यहाँ पे पॉइंट है कि महिला हेतु आरक्षित स्थान महिला वर्ग से भरा जाएगा। सी वाला है अगले
चुनाव में 8 माह से कम समय है तो उपनिर्वाचन नहीं होगा। एक्चुअल में दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ पे 3 माह था, 3 माह था, तो ये 3 माह गलती से प्रिंट हो गया, 8 माह यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो 3 माह यहाँ पे कंडीशन होती है, 6 माह से अगर कम समय है तो उपनिर्वाचन नहीं होता। 6 माह से अगले चुनाव में 6 माह से कम समय है ना तो चुनाव वो नहीं होता, चाहे वो 3 महीने हो तो भी उसमें यही कंडीशन आएगी। जबकि यहाँ पर 8 माह दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा हुआ है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये तीनों कंडीशन है, जो अगर SC ST या पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति है तो उसी स्थान से, आरक्षित स्थान से अगर कोई व्यक्ति था यहाँ पर तो उसकी मृत्यु हो जाए, पदत्याग हो जाता है, हटा दिया जाए तो उसी वर्ग से वो भरा जाएगा वो स्थान। अगर महिला के लिए आरक्षित था तो महिला से भरा जाएगा। और 6 माह से कम समय है तो उपनिर्वाचन नहीं होगा। यहाँ पे आपका कंडीशन है 8 माह की, तो ये वाला जो पॉइंट है वो असत्य हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपका दिया होता है सत्य क्या है, तो सत्य कौन कौन से हैं, A और B, तो आपका आंसर हो जाता है A। लेकिन अभी आपसे पूछा हुआ असत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल C। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सिविल न्यायालय को निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रश्न ग्रहण करने और न्याय निर्णय की अधिकारिता है। तो वार्डों का परिसीमन, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन संबंधी प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस किस के बारे में वो न्याय निर्णय कर सकता है, प्रश्न ग्रहण कर सकता है। तो एक्चुअल में ये तीनों के लिए ही यहाँ पर कोई उसको पावर नहीं दी गई है सिविल न्यायालय को। तो ये अपन देख लेते हैं एक बार नोट्स में। तो ये देखो, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है, धारा 30 में है, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। तो सिविल न्यायालय को निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न ग्रहण करने और न्याय निर्णय की अधिकारिता नहीं रहेगी। किस किस की, वार्डों का परिसीमन, वार्ड में स्थानों का आवंटन, निर्वाचक नामावली की तैयारी करना और निर्वाचक संबंधी प्रश्न, इसकी अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं है कि उनके संबंध में कोई प्रश्न ग्रहण कर सके या कोई निर्णय दे सके, न्याय कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितने समय में जिला न्यायाधीश के समक्ष किसी व्यक्ति के निर्वाचन को विभिन्न कारणों की वजह से निर्वाचन याचिका से प्रश्नगत कर सकता है। ठीक है, तो निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन को विभिन्न कारणों की वजह से प्रश्नगत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मास, 1 माह में वो व्यक्ति कर सकता है प्रश्न। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें निर्वाचन याचिका से संबंधित, धारा 31 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश के समक्ष किसी व्यक्ति के निर्वाचन को निम्नलिखित कारण से निर्वाचन याचिका से प्रश्नगत कर सकता है। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ था कि निर्वाचन की जो तारीख जो है ना उसके 1 माह के भीतर रहता है। जैसे चुनाव हो जाते हैं, निर्वाचन हो जाता है, मान लो 11 जनवरी 2023 को चुनाव हुआ है ना, तो इसके प्लस 1 माह जो ये तारीख है ना, इससे अगला 11 फरवरी तक यहाँ पर 1 महीने के भीतर आपको यहाँ पर निर्वाचन याचिका लगानी पड़ेगी उस निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मास। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है। मान लो जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश निकाल दिया, अब आपको अपील करनी है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो आदेश से, है ना, तो फिर उस पर कितने दिन में अपील की जा सकती है, तो वो उसके बारे में आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ये है धारा 32 कि जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें यहाँ आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि न्यायालय अगर पर्याप्त कारण है तो उसके बाद 30 दिन के बाद भी यहाँ पर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला न्यायाधीशों के आदेशों के उपरांत अपील कहाँ की जा सकती है, तो अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में। तो जो जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने यहाँ पे अपील लगाई, लेकिन अपील कहाँ लगानी है, तो आपको अपील लगानी है उच्च न्यायालय में। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही दिया हुआ है 32 में, धारा 32 में, कि जिला न्यायाधीशों के जो आदेशों की अपीलें हैं ना वो कहाँ होंगी, उच्च न्यायालय में होंगी। और कितने दिन के भीतर 30 दिन के भीतर होगी। और जो उच्च न्यायालय है वो सिविल न्यायालय की तरह यहाँ पर अपील सुनेगा, ध्यान रखना है।
अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के अनुसार किसका विनिश्चय अंतिम और निश्चित होगा? तो किसका विनिश्चय अंतिम और निश्चित होगा? तो धारा 31 क्या थी? धारा 31 है कि निर्वाचन याचिका। धारा 31 क्या है? निर्वाचन याचिका है। तो निर्वाचन याचिका जो है वो कहाँ पे लगाई जा रही है? आपकी जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाई जा रही है ना। तो जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाई जा रही है, तो इसका विनिश्चय और निर्णय जो होगा ना वो अंतिम होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है धारा 34 में कि धारा 32 के अधीन न्यायालय का विनिश्चय अंतिम और निश्चित होगा। तो धारा 32 के अंतर्गत क्या करी जाती है? अपील लगाई जाती है। तो अपील कहाँ लगाई जाएगी? न्यायालय के पास में, और न्यायालय उसका विनिश्चय अंतिम और निश्चित होगा। धारा 31 के तहत अपन जिला न्यायाधीश के समक्ष क्या लगाते हैं? निर्वाचन याचिका। तो उसका विनिश्चय क्या होगा? अंतिम और निश्चित होगा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जिला न्यायाधीश, क्योंकि धारा 31 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के निर्वाचन अपराध, धारा 29 के भ्रष्ट आचरण के तहत नगर पालिका की सदस्यता हेतु निर्हरता कालावधि कितने वर्ष होगी? तो ये धारा 28 के निर्वाचन अपराध और धारा 29 के भ्रष्ट आचरण के तहत अगर नगर पालिका की सदस्यता अगर किसी को अयोग्य करार दे देना है कि वो सदस्य नहीं रह सकता, तो उसका कितनी रहेगी कालावधि? 6 वर्ष रहेगी। 6 वर्ष कालावधि रहेगी। 6 वर्ष तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता उसके बाद में, अगर ये 2 कांड वो कर देता है तो ये हम देख लेते हैं। निर्हरताएं 35 जो धारा है उसमें बताया गया है कि धारा 28 के जो निर्वाचन अपराध हैं, धारा 29 के भ्रष्ट आचरण के तहत नगर पालिका की सदस्यता हेतु निर्हरता होगी और यह कालावधि जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष की तारीख से 6 वर्ष होगी। जिला न्यायाधीश निष्कर्ष दे देगा कि भाई इसने ये कांड किया है, ये दोनों काम किए हैं धारा 28 के तहत और धारा 29 के तहत, अब इसको 6 वर्ष तक के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है, इसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के निर्वाचन अपराध और धारा 29 के भ्रष्ट आचरण के तहत नगर पालिका की सदस्यता हेतु निर्हरता कालावधि कौन कम कर सकता है? देखो अभी तक तो उसको किसने 6 वर्ष तक की तो अपन ने इसको दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन इसको कम कर सकता है। तो कौन कम कर सकता है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है निर्हरता, सॉरी इसको आप सही कर लेना, इसको सही कर लीजिए, निर्हरता का हटाया जाना और उसकी कालावधि कम करना। तो ये अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। तो जो भी नगर पालिका की सदस्यता हेतु जो निर्हरता कालावधि है उसको राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, वो कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग को ये पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक सदस्य उप निर्वाचन की तारीख के कितने समय के भीतर शपथ लेगा? तो 15 दिन के भीतर लेगा या 10 दिन के भीतर लेगा, 1 माह के भीतर लेगा, 6 माह के भीतर लेगा, कितने दिन के भीतर उसको शपथ लेनी पड़ेगी? तो शपथ लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको देख लीजिए, पद की शपथ धारा 37 है। मैंने हर एक धारा से क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक सदस्य नगर पालिका की प्रथम बैठक की तारीख को या उपनिर्वाचन की तारीख के 1 माह के भीतर शपथ लेगा, अन्यथा उसका निर्वाचन क्या हो जाएगा? शून्य समझा जाएगा। तो उपनिर्वाचन के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि उपनिर्वाचन की तारीख के कितने समय के भीतर शपथ लेगा व्यक्ति? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 महीने के भीतर उसको शपथ लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 की अपन बात करें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा त्यागपत्र हेतु लिखित नोटिस निम्न में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र देता है और वो लिखित नोटिस देता है तो वो अनुप्रमाणित होना चाहिए किसके द्वारा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सदस्य त्यागपत्र देगा, ये देख लीजिए यहाँ पर त्यागपत्र लिखा हुआ है धारा 38 में कि कोई भी सदस्य क्या होगा? अध्यक्ष को लिखित नोटिस द्वारा त्यागपत्र देगा। सदस्य है ना, वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा सबसे पहली बात तो, और ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब ये जो त्यागपत्र है, नोटिस की तारीख, जब भी ये नोटिस दिया ना उससे अगले 15 दिन के बाद में यह अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख को, मतलब अगर मान लो 12 दिन बाद ही अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया या फिर नहीं किया, 15 दिन हो गए, तो वो प्रभावी हो जाएगा, त्यागपत्र वहाँ पर स्वीकार माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अनुप्रमाणित किससे होना चाहिए? कार्यपालक मजिस्ट्रेट से। क्वेश्चन 34 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार नगर पालिक सदस्य को किस कारण से सदस्य पद से हटा सकती है? तो राज्य सरकार जो नगर पालिका का जो सदस्य है, नगर पालिक सदस्य है, उसको किस कारण से हटा सकती है? सबसे पहली बात, अगर वह नगर पालिका की 5 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहे, अगर वह धारा 43 के अनुबंधों का पालन करने में विफल रहा हो, अगर वह धारा 31 के तहत अपेक्षा पूरी नहीं करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उसको हटाया जा सकता है? तो एक्चुअल में ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। हम देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ये है सदस्य का पद से हटाया जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार नगर पालिक सदस्य को निम्न कारण की वजह से हटा सकती है, अगर वह नगर पालिक की 3 क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहे बिना इजाज़त के। अनुपस्थित आएगा, सॉरी, यहाँ पर इसको काट के कर लीजिए, अनुपस्थित। तो 3 कारणों की वजह, 3 क्रमवर्ती बैठक हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है बिना इजाज़त के, कोई सदस्य, तो उसको हटा दिया जाएगा। धारा 37 के अनुबंधों का पालन करने में विफल रहता है, या 14 या 24 के तहत निर्भरता प्राप्त कर ली हो, या धारा 21 के तहत अपेक्षा पूरी नहीं करे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, धारा 21 की जगह धारा 31 कर दिया, और धारा 43 जो मैंने लिखा हुआ है अनुबंधों का पालन करने वाला, यहाँ पे 43 के मतलब नहीं है, या 37 है, धारा 37। तो धारा 37 आएगा इसकी जगह। यहाँ पे 3 क्रमवर्ती बैठकों में अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, या कोई व्यक्ति जो है 21 के तहत अपेक्षा पूरी नहीं करता है, तो उसको हटा सकती है। तो तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है, आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन बात कर लेते हैं 35 की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने के लिए विवरण तैयार कर किस स्तर के अधिकारी को जांच एवं निष्कर्ष के लिए भेजेगी? तो कोई भी राज्य सरकार जो है, अगर उसको कोई किसी सदस्य को हटाना है, अब वो क्या करेगी? विवरण तैयार करेगी, और यहाँ पर जो जिला न्यायाधीश के समक्ष जो के स्तर का जो कोई अधिकारी है उसको जांच के लिए भेजेगी और निष्कर्ष के लिए भेजेगी। भाई आप इसके बारे में जांच करके बताओ और निष्कर्ष करके बताओ कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर अपन बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर अपन बात करें कि एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यायिक अधिकारी, देखो यहाँ पे लिखा है 4th पॉइंट, राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने के लिए सुस्पष्ट विवरण तैयार करेगी और जिला न्यायाधीश स्तर के किसी अधिकारी को जांच एवं निष्कर्ष के लिए भेजेगी। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका यही पूछा हुआ है, किसी को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पुल में क्या सम्मिलित है? पुल जो होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? ब्रिज में तो मलनाली सम्मिलित है, या पुलिया सम्मिलित है, या पुल किनारा सम्मिलित है, या जलवास पाइप सम्मिलित है? तो एक्चुअल में पुल में पुलिया सम्मिलित है। ये सिर्फ डायरेक्ट आपकी जो परिभाषाएं दी हुई है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, देख लीजिए आप। ये है पुल में क्या सम्मिलित है? पुलिया सम्मिलित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है, ये भी परिभाषा से क्वेश्चन था कि यहाँ पे ठोस अपशिष्ट में क्या शामिल नहीं है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट शामिल नहीं है, उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है, वाणिज्यिक अपशिष्ट शामिल है और आवास अपशिष्ट शामिल है। तो यहाँ पर औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट यहाँ पर शामिल नहीं है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अगर कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में नहीं रहे तो नगर पालिका निधि अतिशेष किस में निहित होगी? अगर कोई स्थानीय क्षेत्र है जो नगर पालिका नहीं है अब, तो वो जो नगर पालिका निधि में कोई पैसा पड़ा हुआ है वो किसके पास चला जाएगा? वो राज्य सरकार के पास में चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था, ये भी मैंने परिभाषाओं से बोला है कि ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, ये रहा, अगर नगर पालिका नहीं रहे तो नगर पालिका अतिशेष या संपत्ति या जो भी अधिकार है वो किस में निहित हो जाएंगे? राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। फिर राज्य सरकार एक आदेश जारी करेगी और जो जिस क्षेत्र का वो पैसा था वहीं पर वो व्यय किए जाएंगे। तो सबसे पहले निहित किस में होंगे? राज्य सरकार में निहित होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को
प्रत्याहृत करने की शक्ति किसको है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए धारा 6 के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकती है, उसको वापस बुला सकती है। ऐसा शायद प्रत्याहृत का मतलब वापस बुलाना हो सकता है। तो आपका आंसर है राज्य सरकार। ठीक है, प्रत्याहृत करने की शक्ति किसको दी गई है, राज्य सरकार को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत 70% से कम हो तो प्रत्येक नगर पालिका में कितने स्थान पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रहेंगे। तो 70% से SC और ST की जनसंख्या है किसी जगह पर, तो वहां पर पिछड़े वर्गों के लिए कितने स्थानों का प्रावधान किया गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एक सेकेंड। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर SC और ST की जनसंख्या का प्रतिशत 70% से कम हो तो प्रत्येक नगर पालिका में एक स्थान पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्थान पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो टेस्ट 1 था जिसका सॉल्यूशन हमने कराया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अर्जुन बैच की स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी देख रहे हैं तो अर्जुन बैच को जरूर ज्वाइन करें गारंटीड सिलेक्शन के लिए EORO एग्जाम में, बिकॉज ये पार्ट बी का कोर्स है। इसके फीचर्स हैं, शॉर्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, 10 टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, फुल टेस्ट यहाँ पर हैं 3, रिवीजन क्लासेज जब इसके फुल टेस्ट होंगे वहाँ पर रिवीजन क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ऑडियो नोट्स भी आपको उस समय प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आप यहाँ देख सकते हो कि यूट्यूब पर आप जा सकते हो RS गुरुजी हैंडल पर, टेलीग्राम पर भी आप RS गुरुजी पर जा सकते हो। मेरी मेल ID है crazyindian2820@gmail.com। तो अगर आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 100 रुपये फीस आपको बताई गई है वो आपको पे करना है और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है क्रेजी इंडियन पर और फिर आपको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोफाइल है, बेसिक जानकारी है। आप इस वीडियो को मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, वहाँ पर हम अगले टेस्ट के सॉल्यूशंस कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय